तो चलिए आज बात करते हैं पाइन लैब्स के आने वाले आईपीओ की। डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जानते हैं, इनके आईपीओ से ठीक पहले के जो नंबर्स आए हैं वो एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर रहे हैं। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। देखिए, भारतीय आईपीओ मार्केट में ना आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। सालों से लॉस में चल रही कंपनियां आईपीओ से ठीक पहले पता नहीं कैसे अचानक से प्रॉफिट दिखाने लगती हैं। पाइन लैब्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है और आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलेंगे। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। एक तरफ पिछले ही साल 340 करोड़ का जबरदस्त घाटा और दूसरी तरफ आईपीओ से बस जरा सी पहले वाली तिमाही में 4 करोड़ का मुनाफा। ये कोई छोटा मोटा टर्न अराउंड नहीं है। हमें यह समझना ही होगा कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। लेकिन इससे पहले कि हम इन फाइनेंशियल नंबर्स की गहराई में उतरें, यह समझना बहुत जरूरी है कि पाइन लैब्स का असल काम क्या है। मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, पैसा कैसे कमाती है। जब ये समझ आएगा तभी हम उसके प्रॉफिट या लॉस को सही नजरिए से देख पाएंगे। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी दुकान पर, मान लीजिए स्टारबक्स या क्रोमा में, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो जिस छोटी सी मशीन पर आप कार्ड यूज करते हैं उस पर अक्सर पाइन लैब्स का नाम लिखा होता है। बस पाइन लैब्स वही टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर देती है जिससे आपके बैंक से पैसा कटकर दुकानदार के अकाउंट में सेफली पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ये ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज भी देती है। तो पाइन लैब्स का रेवेन्यू आता कहां से है? इसके मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। पहला, दुकानदारों से पीओएस मशीनों का किराया यानी सब्सक्रिप्शन फीस। दूसरा, हर पेमेंट पर एक छोटा सा कमीशन। तीसरा, ईएमआई जैसी सर्विसेज के लिए प्रोसेसिंग फीस। चौथा, बैंकों को अपनी टेक्नोलॉजी देने की फीस। और पांचवां, अमेज़न जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए गिफ्ट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स को मैनेज करना। वैसे तो कंपनी मलेशिया और यूएई जैसे देशों में भी है, लेकिन उनकी कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, करीब 85%, सिर्फ भारत से आता है। मतलब साफ है, कंपनी का मेन मार्केट और फ्यूचर ग्रोथ दोनों ही बहुत हद तक भारत पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, चलिए अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पर। यहीं से हमें उस प्रॉफिट वाली पहेली का सही कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। यहां एक अजीब सी चीज दिखती है। एक तरफ तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कमाई तेजी से बढ़ रही है। 2023 में 1700 करोड़ से बढ़कर 2024 में 2300 करोड़। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का घाटा भी बढ़ रहा है, जो 2024 में 340 करोड़ पहुंच गया। मतलब सेल्स तो बढ़ रही है पर कंपनी पैसा नहीं बना पा रही है। और होता क्या है कि जब कोई कंपनी लगातार घाटे में होती है तो उसे अपना काम चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। पाइन लैब्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। सिर्फ 2 साल पहले जो कर्ज 300 करोड़ का था वो अब बढ़कर 800 करोड़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिस पर किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान देना ही चाहिए। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहां हैं। वो 4 करोड़ का मुनाफा असल में आया कहां से? क्या कंपनी का कोर बिजनेस रातों रात इतना सुधर गया? चलिए देखते हैं। जरा इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। आमतौर पर कंपनी की जो अन्य आय या अदर इनकम होती है वो टोटल रेवेन्यू का करीब 2.25% होती है। लेकिन आईपीओ से ठीक पहले वाली तिमाही में ये अचानक बढ़कर लगभग 5.25% हो गई। यानी 2.5 गुना ज्यादा। सारा का सारा प्रॉफिट यहीं से आया है, उनके मेन बिजनेस से नहीं। तो इस मुनाफे का सच क्या है? सच ये है कि ये प्रॉफिट कंपनी के कोर बिजनेस से नहीं बल्कि अकाउंटिंग की किताबों में कुछ एडजस्टमेंट करके दिखाया गया है। पहला, कोई पुरानी देनदारी थी जिसे अब चुकाना नहीं था तो उसे प्रॉफिट में दिखा दिया। और दूसरा, अपने एसेट्स पर जो डिप्रिसिएशन का खर्चा होता है उसे कुछ समय के लिए कम कर दिया। ये दोनों ही वन टाइम एडजस्टमेंट्स हैं जो कंपनी की असली परफॉर्मेंस को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने मुनाफे की गुत्थी तो सुलझा ली। चलिए बात करते हैं आईपीओ के वैल्यूएशंस की। मतलब कंपनी अपने लिए कितनी कीमत मांग रही है और मार्केट से जुड़े दूसरे क्या रिस्क हैं। कंपनी अपने आईपीओ के लिए 25,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन चाहती है। सोचकर देखिए, ये उसकी सालाना बिक्री का 10 गुना से भी ज्यादा है। एक ऐसी कंपनी के लिए जो सालों से घाटे में हो और जिसका हालिया प्रॉफिट सिर्फ कागजी हो, ये वैल्यूएशन सच में बहुत ज्यादा लगता है। और जब हम इसकी तुलना मार्केट में लिस्टेड दूसरी कंपनियों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पेटीएम का रेवेन्यू तो इससे कहीं ज्यादा है पर वो भी घाटे में है। वहीं ज़ैगल जैसी एक छोटी कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि पाइन लैब्स की नेट एसेट वैल्यू नेगेटिव है।
इसका मतलब है कि कंपनी की देनदारियां उसकी संपत्ति से ज्यादा हैं। ये एक और फाइनेंशियल वार्निंग साइन है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां इतना ज्यादा वैल्यूएशन मांगती ही क्यों हैं? इसके पीछे एक थियरी है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट यानी शुरुआती निवेशक होते हैं, उनका असली मकसद कंपनी को प्रॉफिट में लाना नहीं होता, बल्कि उसका वैल्यूएशन बढ़ाना होता है, ताकि वो आईपीओ में अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेचकर निकल सकें। उनके लिए शेयर की कीमत में बढ़ोतरी डिविडेंड से कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। एक निवेशक के तौर पर इस आईपीओ को दो अलग अलग नजरियों से देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ दो अलग अलग कहानियां हैं। एक है द स्टोरी कि ये कंपनी डिजिटल पेमेंट्स में मार्केट लीडर है, इसका रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरी कहानी है द नंबर्स कि जो बताते हैं कि कंपनी लगातार घाटे में है, प्रॉफिट सिर्फ कागजी है और वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा मांगा जा रहा है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हमें कंपनी की कहानी पर विश्वास करना चाहिए या उसके आंकड़ों पर? क्या ये एक मजबूत बिजनेस है जिसमें बस कुछ टेम्पररी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं, या फिर ये सिर्फ आईपीओ के लिए की गई फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है? इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला इसी सवाल के जवाब पर टिका है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और इससे सोचने का एक नया नजरिया मिला हो, तो ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।